हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपने अभी तक जो भी हमने लेक्चर पढ़े हैं वो सारे लेक्चर आपने पढ़े होंगे सही से। और इसके हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हम लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने एमसीक्यू वेरी शॉर्ट किए थे, दूसरे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसका मेनली फोकस्ड ऑन दी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो बेटा बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से अब हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर हमारा आज का रहेगा लेक्चर नंबर 3। स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 2025 के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से। आप चाहें तो एक बार पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप साथ साथ में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक बार। अ थिन पेंसिल ऑफ लेंथ 4f/4, एक पतली सी पेंसिल है ऑफ लेंथ f/4, ठीक है, इज प्लेस्ड कंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑफ लेंथ f। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मिरर दे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस से कंसाइड करते हुए यानी चिपके हुए, अलोंग लंबी नहीं रखी है, तिरछी रखी है, ठीक, जिसकी फोकल लेंथ है एफ। द इमेज ऑफ द पेंसिल इज रियल एंड इनलार्ज्ड। कैसी है इमेज जो पेंसिल की बन रही है? रियल एंड इनलार्ज्ड। इससे हमें क्या समझ में आता है? रियल और इनलार्ज्ड का केस जो बेटा हमारा होता है बेसिकली किस में होता है? हम जानते हैं कॉनकेव मिरर में होता है, ठीक है। जस्ट टचेस द पेंसिल, और वो क्या करता है? पेंसिल को छूता है। क्या करता है? द इमेज ऑफ द पेंसिल, पेंसिल को छूती है, रियल और इनलार्ज्ड बनती है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, ठीक। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया, ठीक। इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं पहला पार्ट। लंबाई f/4 की कोई पतली पेंसिल फोकस दूरी f के किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के संपाती रखी गई है। संपाती, पेंसिल का प्रतिबिंब वास्तविक और विवर्धित है, ठीक है, रियल और इनलार्ज, ठीक है, तथा पेंसिल को ठीक ठीक स्पर्श करता है। पेंसिल को ठीक ठीक स्पर्श करता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बेटा सोल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन का मैटर बनाना, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे से हम बात करेंगे। सबसे पहले इमेज ने क्या बोला बेटा? इमेज ने क्या बोला? इमेज ने बोला आपका रियल एंड इनलार्ज्ड। तो सबसे पहली बात करें हम, रियल एंड इनलार्ज्ड, ठीक है। फोकस्ड रहना बेटा। रियल और इनलार्ज्ड हमारा किस केस में बनता है बेटा? हमें पता है ये केवल और केवल बनेगा हमारा कॉनकेव मिरर में। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, ये जो मिरर है ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ओके। दूसरी चीज क्या है? रियल और इनलास्ट। रियल और इनलास्ट कब बनता है? रियल और इनलास्ट तब बनता है मेरे प्यारे बच्चों जब इमेज क्या हो? हमारी सेंटर में और फोकस के बीच में हो। कहां पे हो? बिटवीन, ऑब्जेक्ट जो हो सेंटर, बोले तो टू टाइम्स ऑफ फोकस, एंड कहां पे हो? फोकस के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे? मैग्निफिकेशन। और कैसा मैग्निफिकेशन? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। किसकी बात हो रही है? लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि खड़ा नहीं है इस बार ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। चाहे तो मैं इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के तरीके से भी आपको करा सकता हूं, बट बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। सिंपल चल रहा है, कोई आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बना ले, बना ले। जो सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। हाँ, बिटवीन सी एंड एफ कब, टू एफ कब होता है? थोड़ा दो चार कंडीशन आप चाहो तो लिख भी सकते हो बेटा। जब इमेज क्या होती है? इनफाइनाइट पे होती है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे बनता है। जब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। यहाँ पे डिमिनिश्ड बनता है, यहाँ पे सेम साइज बनता है ना। फिर जब सेंटर इसके और फोकस के बीच में आ जाता है तब आपका क्या होता है? ये इनलार्ज बनता है और इनफाइनाइट की ओर को दौड़ता है ना। तो ये आपका फोकस पे होता है, मतलब पीछे को दौड़ता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं लेनी है इस चीज में, ओके। एक छोटा सा है क्लास 10th का, चाहे तो आप कॉनकेव मिरर के केस को पढ़ भी लो, ठीक। तो जब मैं, अगर मैं डायग्राम की बात करूं,
यहां से हम डायग्राम बात करते हैं, तो लेट अस से मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास एक कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखिएगा, यही बात इंपॉर्टेंट है, यही रात पहली यही रात आखिरी। चलो, ये रहा मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा बना लेते हैं। होता तो ऐसे सर्कल ही है, लेकिन हम दिखा देंगे इसको थोड़ा पैराबोला की तरह। अंडा नहीं बना रहा हूं रे बच्चों, बनाने के लिए मेरे को पहले अंडा बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसकी लेंथ मान ले। एक एनसीईआरटी में एक मोबाइल फोन वाला क्वेश्चन दिया है जो नीट पे भी पूछा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है नीट से भी टफ है। ठीक है, ये आपके पास पोल हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास हमारे पास पोल हो गया। ये मेरे पास मान के चलो एक फोकस हो गया। ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f हो गया। ठीक, इमेज कहां को जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। कहां पे है, अब देखो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच तो इमेज रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लिख देता हूँ 2f या c। इनके बीच में इमेज रखी है, लेकिन इमेज की एक और कंडीशन है। अब इन दोनों के बीच में कहां रखी हुई है, इन दोनों के बीच में कहां पे रखी हुई है, तो उसने क्वेश्चन के पार्ट में बोला है कि द इमेज जस्ट टचेस द पेंसिल। वो क्या करता है, जो इमेज क्या है पेंसिल को टच करता है। तो यानी जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज भी आ रही है एक कंडीशन में। तो ऐसा तो तभी होगा जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल लगी हुई पेंसिल हो। जो पेंसिल हो आपकी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगते हुए फोकस की ओर जा रही है। दूसरी चीज है, ये पेंसिल क्या है, थिन। अगर ये बेटा थिन नहीं होती तो इमेज कुछ ऐसा बनता, क्योंकि पीछे को जाते हुए ये बढ़ते हुए जाता है। जो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखोगे वहां पे ये इमेज बढ़ती। अब ये थिन है, थिन के केस में हम कुछ नहीं करेंगे, पतला से ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पेंसिल रखा हुआ है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है पेंसिल की, f/4। बहुत शानदार। कहां को जाएगा, ये पीछे को जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज आएगा मेरा प्यारा बच्चों, इमेज कुछ ऐसा आएगा, पतला ही है। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि उसने बोला कंडीशन थी हमारे पास, जो लेंथ ऑफ इमेज है वो है f/4। और कंडीशन क्या है, इमेज जस्ट टचेस द जस्ट टचेस द टचेस द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा तभी होगा जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज होती है तो ऑब्जेक्ट होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेम साइज का इमेज बनता है। देखो सेम साइज, फिर उससे पीछे जाओगी तो इनलार्ज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होता तो मैं ऐसा बनाता कर्व। अगर क्वेश्चन आया इस बार एग्जाम में तो आपका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। मेरे 12 बच्चों समझ जाओ इस बात को, ठीक है। पतले से के लिए भी बड़ा हुआ इमेज बनेगा, है ना। ठीक, ठीक। चलो, अब क्या करें हम, चलो अब कुछ नहीं आया समझ में, तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो हमको ये पता है कंडीशन फर्स्ट में, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है 2f पे, तो इमेज भी कहां पे बनेगा, 2f पे ही बनेगा, पता है। अब चाहे तो लेंस फॉर्मूला भी लगा लो, u की वैल्यू रखो और 2f की वैल्यू आपकी आ जाएगी। u की वैल्यू रखो और 2f की वैल्यू आपकी 2f वैल्यू ही निकल के आएगी। ठीक है, u की वैल्यू रखो, v की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक, लेंस फॉर्मूले से। लेकिन अब क्या है, ऑब्जेक्ट को आप ले गए हो f/4 पे। कहां पे, f/4 पे। अब ये f/4 पे है ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअली में ये होगा कहां पे, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है 1 की, तो 1 जो पोजीशन है कहां पे होगी, तो 1 जो मेरे पास पोजीशन है बेटा वो कहां पे होगी, जो टोटल लेंथ है 2f, तो ये हो जाएगी 2f में से अगर मैं f/4 को माइनस कर देता हूं इतना, तो मेरे को ये लेंथ पता चल जाएगी, है ना। एक्चुअली पोजीशन कहां पे ये पता चल जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से, 4 दूनी 8 में से एक f गया 7f/4। यह है लोकेशन ऑफ अदर एंड, क्या है, लोकेशन ऑफ एंड 1। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, लोकेशन ऑफ एंड 1। ठीक है, यह है लोकेशन ऑफ एंड 1। ठीक, ऑब्जेक्ट की हमें पता है, वैसे बेसिकली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का लेंथ हमें पता है, पता है ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना, नहीं हाँ, ऑब्जेक्ट का लेंथ हमें पता है l/4 है। अब इमेज का लेंथ मेरा निकल जाए तो, इमेज का लेंथ निकल जाए तो, अब इमेज का लेंथ निकालने के लिए मेरे को ये वाला एंड चाहिए, है ना।
ये वाला एंड चाहिए, तो ये वाला एंड कब बनेगा, जब मैं इसको बोल देता हूँ एंड टू, क्या बोल देता हूँ एंड टू। अब मैं बात करूंगा एंड टू की, एंड टू की। तो अब हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अपने पास तो एक ही तरकीब है कि हम क्या करें, लेंस फॉर्मूला लगाए। चलो फॉर्मूला लगाओ, 1/v हम जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, मिरर है कॉनकेव, मैं बोल देता हूँ, मेरे इसमें वो मत जाना, अपना थोड़ा फोकस रखना। मैं लेंस और मिरर में थोड़ा सा बोल, अब देखो कॉनकेव कॉनकेव ही है, क्वेश्चन तो सही करता हूँ ना, ठीक। अब हमें एक चीज पता है, जो यहाँ पे u की वैल्यू है कहाँ पे है, 7f/4, तो हम लिखेंगे 1/v माइनस 7f/4, तो यानी 4/7f इज इक्वल टू 1/f। चलो ठीक, तो यहाँ पे से 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 4/7। सॉल्व कर सकता है कोई, कोई सॉल्व कर सकता है इसको, कर सकता है, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7f आपका एलसीएम हो जाने का है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, 11 है, यहाँ पे 7 और, तो 11/7 है। अब ये बात समझ में आई, यहाँ पे ये बात समझ में आई, समझ में आई, क्या समझ में आया यहाँ पे, क्या समझ में आया, बताओ यहाँ पे क्या समझ में आया। तो यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखना, मैं यही चाहता था, जो फोकस है यहाँ पे गलती होती है, ये भी नेगेटिव ही होगा, लिखूंगा नहीं फॉर्मूले में, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ये फोकस भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव ही होगा, ओके। क्यों, कॉनकेव केस, मिरर के केस में फोकस भी साइड है, तो इस चीज को जो भी बच्चा बना रहा होगा लगातार रुकेगा, ऐसा कैसे, बस ध्यान देना, ठीक है। इसलिए अपन थोड़ा सा गलती तो करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब क्या होगा, 7 में से 4 4 जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। अब तो सही है, अब तो सही, अरे नहीं यार 7, हाँ 7 में से 4 जाएगा, 3/7, ठीक 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 ठीक। ये कैसा होगा, आपका आएगा माइनस में से गया है, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। ओके 11, हाँ 7 माइनस का, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, v की वैल्यू आ जाएगी -7f/3। ये क्या निकल गया, ये निकल गया इस एंड की पोजीशन, एंड टू कहाँ पे, एंड टू की लोकेशन कितनी है, 7f/3, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ, लोकेशन तो नहीं है ये, मतलब पोजीशन है, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ एंड। अब ठीक है, अब मैं अगर चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं, कैसे। अब देखो ये जो टोटल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टोटल है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक कितना है, 7f/3। नेगेटिव का तो यही दिखाता है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं इस 7f/3 में से ये पूरा 2f माइनस कर दूं, ये यहां तक का 2f माइनस कर दूं, तो क्या मेरा इस लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगी, मिल जाएगी, तो मैं यहां से लिखूंगा, तो इस हिसाब से मेरा लेंथ ऑफ इमेज 2 कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7f/3, नेगेटिव क्यों नहीं बच्चा, नेगेटिव तो खाली पोजीशन को बता रहा है, 7f-3 हो जाएगा f/3, होगा तो नेगेटिव में ही, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं बेटा, उसकी बात कर रहे हैं, कॉस काइस की बात कर रहे हैं, काइस की, उसकी बात कर रहे हैं। चलो अब मैं बात करूंगा मैग्निफिकेशन की, चलो तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज f/3 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ इमेज f/3, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, f/4 इज इक्वल टू f से f उड़ेगा 4/3। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, इन्वर्टेड बनती है इमेज, मतलब कैसा, ये देखो एंड ए है, ये भी एंड ए है, तो ये इधर बी हो जाएगा और ये इधर को बी हो जाएगा, यानी ए बी का बी ए बना, ए बी का बी ए बना, ठीक है। तो लेटरली इन्वर्टेड होगी इमेज,
तो मेरे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। मजा आया इस क्वेश्चन में, बहुत शानदार क्वेश्चन था, है ना। एनसीईआरटी में गिवन है एक क्वेश्चन, बस एक जो इसमें कंसेप्ट था वो केवल लैटरल इन्वर्जन का था, और मैंने आपको बता भी दिया अगर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इमेज ऐसे ना होके कि बहुत थिन ना देके एक्चुअल इमेज दे, जैसे एनसीईआरटी में मोबाइल फोन दिया तो मोबाइल फोन के केस में इमेज ऐसा बढ़ता हुआ बनेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलो ठीक, शानदार, ताली हो जाए। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ ले क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्रैक्टिव फेस ए बी। क्या है? A ray of light is incident on a reflecting surface of prism AB of a prism ABC at an angle of 45 डिग्री। एक लाइट गिरती है 45 डिग्री पे, किस पे गिर रही है? आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिर रही है। ठीक, द रे ऑफ इमर्जेंस AC ऑफ द एंगल of deviation, the ray of emergence from the face AC and the angle of deviation is 15 डिग्री। चलो दोनों दोनों 15 डिग्री हो गया, ठीक है। नहीं, द रे ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द फेस AB एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज 15 डिग्री, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। हाँ बिल्कुल, इमर्जेंस और वो दोनों बराबर ही है, ठीक है। शो दैट द इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द फेस AC फ्रॉम विच इज इमर्जेस्ट आउट। ठीक, फाइंड द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, एन की वैल्यू निकालनी है। हिंदी में बात करेंगे, कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक AB पर 45 डिग्री के कोण पर आपतन कर रही है, ठीक है, और यह किरण फलक AC से निर्गत होती है तथा विचलन कोण 15 है। ठीक, तो यदि प्रिज्म का कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो यह दर्शाइए कि निर्गत फलक AC, निर्गत किरण फलक AC जिससे निर्गत होती है कि अभिलंबित होती है, और पदार्थ के प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमें दिखानी है, मतलब हमें दिखाना है अभिलंबित निकल रही है, यानी जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा इसका मतलब वो जीरो होने वाला है। क्या आ गया हमारे पास? एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे पास जीरो होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा जो सरफेस है उससे कुछ सीधा निकल रहा है। यानी अगर मैं इसमें नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल और ये दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, नॉर्मल के साथ अगर एंगल निकालने जाओगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो जीरो बनेगा, और इंसिडेंट है 45 पे। ठीक, तो चलिए इस कहानी को करते हैं। तो इतना भयंकर क्वेश्चन आपने कर लिया, तो अब ये छोटी सी कहानी करने में क्या दिक्कत है ना। तो फ्रॉम प्रिज्म हम जानते हैं I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, ये पता है, ये तो पता ही है। तो I मेरे को 45 डिग्री दे रखा है, मेरे को कुछ कराने की इसमें जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं प्रिज्म के, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। I जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 45 डिग्री, ठीक, ऐसा है ना प्रिज्म। ये है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री सरफेस के साथ, ठीक, ओके। प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस हमको दिखाना है कि ये 90, ये है 0 डिग्री पे, ठीक है, ई है आपका 0 डिग्री पे, ठीक है। और आपको एंगल ऑफ डेविएशन 15 दे रखा है, प्रिज्म एंगल ए की वैल्यू आपको 30 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों दे ही रखी है, ए बराबर 30 डिग्री आपको गिवन है। इसमें तो यहां तक तो कोई डाउट होने का नहीं है, ठीक है। तो R2 हमें निकालना, ठीक है। अब E की वैल्यू आपको क्या करना है? जीरो प्रूफ करना है, अभी तक हमने प्रूफ किया नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सारे के सारी वैल्यू उठा के I की वैल्यू 45, A की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 15 रखोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा E की वैल्यू आपकी 0 डिग्री है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो इमर्जेंट रे है वो AC के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना रही है, इसमें मेरे को कुछ ना कराने की जरूरत है। लेकिन हमें अब निकालना है क्या? हमें बात करनी है किसकी? ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक निकालो। तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब किसी को पता है? ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म किसी को पता है कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है एन की वैल्यू। दो तरीके मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत सिंपल है, या तो प्रिज्म का फॉर्मूला लगाओ, या तो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं भी लगाते हो तो देखो कैसे। अब मेरे को पता है, हम जानते हैं स्नेल लॉ, क्या बात कर रहे हैं? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ हमारा क्या कहता है, जो n1 होगा, जो n1 होगा उसके साथ जो साइन आई होगा वो बराबर होगा n2 के और साइन आर के, ठीक। अब जो आर है, जो इन वो है 0 डिग्री हो गया, और जो ये देखो ये कितना है? साइन 0, है ना। एंगल ऑफ इमर्जेंस जो आउट जा रहा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस तो मेरा प्यारे बच्चों 0 डिग्री हो गया, है ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोई दिक्कत परेशानी आता है? ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो बता दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक तो बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आप चाहो तो प्रिज्म से लगाओ, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो N1 क्या है, प्रिज्म का मटेरियल जहां से हमारा एंगल आया, और साइन आई कितना है, देखो साइन आई की बात करूं तो दो तरीके हैं। एक तो जब यहां से घुस रहा है, ये यहां पे स्नेल लॉ लगाओ, फिर सीधा चलेगा जब यहां से निकल रहा है, ये हमें पता है एंगल, ये भी पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितने पे हो रहा है, 45 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, 45 डिग्री पे हो रहा है। तो दो तरीके, दोनों में से हमें जो कॉमन चीज मिलेगी एन कॉमन मिलेगा, और यहाँ का N1 होने वाला और यहाँ का N1 होने वाला है, ठीक है। मैं बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। ओके, चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, ओके ठीक। अब N1 साइन आर, आर तो हमारे पास कितना हो गया, आपके पास आर तो होने का नहीं, ठीक, आर तो हमारे पास होने का नहीं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिज्म एंगल की बात करूं तो यहाँ से मेरा तो ऐसा सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ से आप जाओगे, बेसिकली मैं बात करूं तो यहाँ से मेरा जीरो आने वाला है, ठीक है। ओके, तो साइन आर टी जीरो, तो आर टू जीरो डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन ही नहीं रहा है। क्वेश्चन अच्छा फंसा रखा है, क्या कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छा फंसा रखा है आपके लिए, ठीक है। ओके, तो यहां से नहीं निकल रहा है तो हम इस फील्ड पे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इस सरफेस पे, अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो ये सरफेस के साथ कितने डिग्री पे गिरा है, 45 डिग्री पे। किस पे, 45 डिग्री पे। तो अगर मैं इस पे 90 डिग्री बनाऊं तो उसके साथ कितने डिग्री का एंगल होगा, देखो ये है हमारे पास ये। तो सरफेस पे ये गिर रहा है आई से 45 डिग्री पे। तो नॉर्मल का, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री पे होता है, तो इसके साथ कितना हो जाएगा, इस पे भी 45 डिग्री का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को लगाने की अप्रोच है, कैसे भी लगाओ, ठीक है। ओके, तो ये इसका मतलब जो इंसिडेंट एंगल आ रहा है वो भी मेरे पास हो जाएगा 45, बाहर हवा से आ रहा है तो हवा के लिए एक, और ये हो जाएगा साइन 45। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। मैं अब पहले दूसरे वाले सरफेस के लिए नहीं, अब सीधे वाले सरफेस पे आ गया। अरे मेरे को क्या मतलब, है ना, मेरे को क्या मतलब। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, जो आर की वैल्यू हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, हमें पता है जो प्रिज्म एंगल है, ठीक है। जो किसकी बात कर रहा है, प्रिज्म एंगल है, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा N2 इंटू, मैं बात करूंगा साइन 30, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, आई इज इक्वल टू ई प्लस लैम्डा से, ठीक है। कहाँ गया, जब मिनिमम डेविएशन के केसेस को कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकालोगे तो सिंपल ही सिंपल आ जाएगा आपके पास √2, ठीक। इसमें कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों होनी नहीं चाहिए, ओके। चलो, तो बात करें आगे क्वेश्चन की, चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2025 2031 सीबीएसई 2025 का, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय ए थिन double convex lens having radius of curvature R1 and R2 has derived the lens maker formula। कराया है, बिल्कुल कराया है। अब कन्वर्जिंग लेंस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, इसके लिए कोई नहीं मैं फिर करा दूंगा। हिंदी में बात करें, वक्र त्रिज्या R1 और R2 वाले पतले द्वितल लेंस द्वारा बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बनाइए अथवा लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक। तो मैंने कराया है, किसके लिए, क्लास में कराया है, बिल्कुल कराया है। कोई बात नहीं, एक बार और कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें एक सरफेस बनाते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। कंसेप्ट कितना है, कंसेप्ट क्या होता है बेटा, कि जो इमेज बनेगी दूसरे ऑब्जेक्ट की, वो पहले जो इमेज बनेगी पहले सरफेस से वो काम करेगी ऑब्जेक्ट का दूसरे सरफेस के लिए, बस यही कंसेप्ट होता है। लेट अस से यहाँ पे R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर की बात करते हैं R2। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, निकल के गया ये, यहां से बेचारा रिफ्रेक्ट हुआ, ठीक है। एक्चुअली में अगर एक ही सरफेस होता तो मेरा इमेज बनता यहाँ पे, लेकिन बना है फाइनल दो सरफेस की वजह से यहाँ पे। लेटर से ये V1 और ये मेरे पास V, रिफ्रैक्टिव मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा N, क्योंकि इधर एयर का 1 होता है, कोई मतलब होता नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये तो मेरे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी लेटस से मैंने u मान ली है। मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस पहले वाले जो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, कितना पढ़ते थे, ठीक है, क्या पढ़ते थे, N2
बाई वी, मैंने बताया भी था याद कैसे करना है इसको, N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर बोलते थे। एक सिंगल के लिए बात करते, अभी सिंगल का भी क्वेश्चन है, ठीक, ओके। तो मैं पहले के लिए बात करता हूँ, जब V1 पे सरफेस बन रहा है तो मेरा सिंपल ही क्या हो जाएगा, पहले के लिए ये हो जाएगा N2 बाई V1 माइनस N1 बाई, N1 मतलब एयर, U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। चलो यहाँ तक तो बढ़िया है, इसको मैं N2 ही मान लेता हूँ, यहाँ N1 और यहाँ भी N, है ना, जब लिखना ही है फॉर्मूले में तो हम मान लेते हैं। अच्छा, अब मैं अगर दूसरे सरफेस के लिए मान लूं, जब वी पे इमेज बन रहा है, जब क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है वी पे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है मेरा अब हो जाएगा V1 पे। कहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा मेरा V1 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब N1 पे बन रहा है N1 बाई V1, ये समझे, N1 बाई V1, वाह, V बनेगा, ठीक है, यहाँ पे V पे बन रहा है इमेज, सेकंड की बात करें तो दूसरा, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इमेज कितनी हो जाएगी, N2 बाई V1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई, ठीक, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। बहुत शानदार, ठीक, ठीक। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, बताओ। 1 और 2 में जैसे ही ऐड करता हूं, इक्वेशन 1 प्लस 2, जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, तो N1 भी कट जाएगा, हमने क्लास में किया है, तो बचेगा N2 बाई V1 माइनस, V1 तो कट गया रे, ये बच जाएगा N1 बाई V माइनस, ये एक R1 और ये R2, लिख लो। अब तो लिखने में क्या दिक्कत है, हमें पता तो चल ही गया है, N1 V माइनस N1 U इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ोगे N2 माइनस N1 कॉमन बाई, यहाँ कितना हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इससे आगे तो प्यारे बच्चे जानते ही हो, अब 3-4 कंडीशन लगती है, फिर ये होता है N1 कॉमन लो, 1/V लिखोगे, माइनस 1/U लिखोगे, ये बनेगा आपके पास 1/F, और जब आप इस N1 को अंदर ले जाओगे डिवाइड में, तो ये बन जाएगा आपका N2/N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, तो यहाँ से 1/F मेरा बन गया, तो मैं इसको बेसिकली लिख सकता हूँ 1N2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो बन भी गया, फोकस लेंथ के लिए भी निकल जाता है, फिर पावर के लिए 1/F का मतलब पावर भी होता है, कभी कभी दूसरा मीडियम एयर है तो फिर मैं खाली N2 माइनस 1 भी लिख लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, उसके बाद तो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरा काम डेरिवेशन कराने का है, जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज ये है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, केवल और केवल अगर हमारे पास बात करूं, अगर मेरे पास यू जो है मेरे पास, या अगर मेरे पास जो यू है इनफाइनाइट पे है, तो भी मेरे पास क्या हो जाता है, अगर मैं बात करूं यू जो है मेरा इनफाइनाइट पे है, तो तब भी मेरा यू कट जाता है, तब भी 1/F आ जाता है। ये कहानी है सारी मेरे प्यारे बच्चों, पता है, ठीक। अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। अब इसकी पार्ट 2, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक, पढ़ लो। आई कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है 1.6 है, इफ इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 फाइंड इट्स न्यू फोकल लेंथ। जब उस एक लेंस है उसको पकड़ के हमने पानी में डाल दिया, जब पानी में उसको डालते हैं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इसका न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाता है, ठीक। तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, कभी सारी लेंस है जिसका कुछ फोकस है, जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको उठा के जब पानी में डालोगे तो किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा वो भी, तो मीडियम का जो उसका नया फोकल लेंथ है क्या हो जाता है, ठीक। डेटा लिख लिया है तो अच्छी बात है, चलो सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, कौन बताएगा फॉर्मूला, अभी अभी हम फॉर्मूला फॉर्मूला खेल के आ रहे हैं, ठीक, अभी अभी हम फॉर्मूला खेल के आ रहे हैं। पहले पहले तो हवा में था, तो पहले हम बात कर लेते हैं 1/F इज इक्वल टू N-1, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, 1/R1 माइनस कुछ 1/R2,
फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जब फोकस लेंथ है 1/10, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.6, -1 डिवाइडेड बाई 1/R1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक, ये सही है, ठीक है। अब जब वो मीडियम टू पानी में डाला जाएगा, लिक्विड में, सेकंड केस में अब वो लिक्विड में डाल दिया जाएगा, बहुत ज्यादती की जाएगी, 1/FL, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाई 1/2 का काम तो अभी आएगा रे बच्चे, 1/3 -1। रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल रहे हैं कैसे, कभी नहीं, कैसे बदल जाएगा भाई, केवल फोकल लेंथ बदलेगी। काम क्या होता है इसके बाद तो मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा, लिख के आना जब सॉल्व करके आओगे। तो 1/2 क्या करोगे, जब FL/10 हो जाएगा, ठीक है, ये FL/10 हो जाएगा, 1.6 से कितना हो जाएगा 0.6, नीचे कितना हो जाएगा 1.3, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.3, नीचे बचेगा कितना 1.6, 0.3 बच जाएगा, बहुत शानदार। 1/R1, 2 से तो 1/R1 तो कट जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो FL की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको 2 बार उड़ाओ, 2 गुणा 13 दूनी 26, यानी 26 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर फोकस लेंथ की लंबाई थी, तो ये भी 26 सेंटीमीटर आएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, देख लेना, नोट्स में पढ़े हुए हैं, जहां से मन करे वहां से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बात करते हैं सीबीएसई 2023 की। स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेटेड बाय टू मीडिया ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2। क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, स्पेरिकल सरफेस है, सिंगल है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही दे रखा है, देखो सिंगल वाला, यानी कि आपको अब फॉर्मूला बनाना, पॉइंट ऑफ a point object is placed in front of the surface of a distance u in a medium of refractive index n1 and its image is formed by the surface at a distance v in the medium of refractive n2, derive the relation between u and v। कहना ये चाहता है, हिंदी में पढ़ो, किसी वक्रता त्रिज्या r का कोई गोलीय पृष्ठ n1 और n2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करता है, कोई वायु हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, ठीक है। N1 अपवर्तनांक माध्यम में कोई बिंदुगत बिंब है, यानी जो इमेज है वो पॉइंट साइज है, उसका कुछ ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज है, उसका कुछ इमेज बनता है रिफ्लेक्टिव मीडियम N2 में। अब हमें U और V के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। आपको एक चीज तो पता है, जब भी रिफ्लेक्शन हो तो हम स्नेल लॉ लगाएंगे, N1 sin 1 N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, ये तो हमको पता है, शानदार तरीके से पता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमारे पास दिक्कत यही आती है, जो साइन आई है और साइन आर है, हम कैसे लें, ठीक, निकालना आता है। चलो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है मैं एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद तो हमने क्लास में कर ही लिया है, लेकिन ये बहुत इजी भी है, ठीक है। ये मैंने एक गोला लिया, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, इसका सेंटर होता है, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। यहाँ पे ना पढ़ाने में ये मजा तो है, तुम्हें पता चल गया जो भी लेंस बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, एक दूसरा मीडियम बना दूंगा, और इसका फायदा है, इस लाइन को रहने ही देते हैं ना, ये काम आएगा अभी, है ना, ये लाइन मेरी काम ही आने की है अभी, मेरी क्या तुम्हारी भी काम आएगी। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर मिटा दो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अपने हाथ से बनाओ, यही कहना चाहते हो, यही है तुम्हारे मन में, चलो ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसका एक एक्सिस होगा। अब मैंने इसको बंद क्यों कर दिया भैया, मीडियम 2 है, खुल जाएगा, पानी बह जाएगा, मीडियम 2 बचेगा ही नहीं। यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट O, इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 और यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2, ये ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, शक्तिमान यहाँ पे गई। अब यहाँ पे कुछ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। अब ये की इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो यहाँ पे नॉर्मल आएगा वो किसी भी सर्कल का जो नॉर्मल रेडियस क्या होता है, उसका नॉर्मल होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी उसका नॉर्मल होगा। अब ये जब रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेचारी मीडियम 2 को देखते ही क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, है ही ना। तो यहाँ पे ये जो बनेगा मेरे पास आई बनेगा, और यहाँ पे ये जो बनेगा मेरा आर बनेगा। क्या करे फिर बताओ, क्या करे, है ना, ऐसा ही बनता है,
ये ऐसा ही बनता है बाहर की ओर, यहीं पे गलत होती है। इसीलिए मैं हंसा कि यहीं पे गलत बनाते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं। ए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब वो लेंस के फॉर्मूले में भी देता है, कहीं पे भी देता है कि इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट अ एंगल ऑफ दिस। आप क्या करते हो, अच्छा इंसिडेंट सरफेस दे रखा है बेटा, नॉर्मल के साथ निकालो। यही तो जिंदगी में पाप नहीं करना है जिससे नंबर कटते हैं, समझे। चलिए, शानदार तरीके से यहाँ पे हमारा सुंदर सा छाया चित्र बनेगा जिसको नाम देंगे हम इमेज। और इमेज की जो दूरी होती है, इमेज हम कभी बोलते भी नहीं है, हम लेटस से वी दूरी पे बना हमारा इमेज, और ये हमारा यू दूरी पे है। इन दोनों की जो दोस्ती है ये बहुत गहरी है, और यहां से हम एक बना देते हैं कुछ ऐसा लेटस से। ठीक, अब इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, एन एम आई। जो भी नाम दिया होगा मैं वही नाम दूंगा ना जो यहाँ पे दिया होगा, एन एम आई। क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो ना बेटा, मैच करते हुए रहो। मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी इसमें, मैंने कभी भी किताब का नहीं माना, ये अपने ही मन से मानता था। मतलब किताब के साथ मैच कराओ भाई, उसने पी क्यू आर एस माना है तो मैं पी क्यू आर एस मानू। फिर बाद में जब मैं रिवीजन करता था, मेरा कुछ गलत होता था, मैं वहां अरे यार ये तो, फिर मैं मैच करता था, अच्छा मैंने आर लिखा है, फिर बड़ी दिक्कत में रहा मैं जिंदगी। ठीक, तो मैं इसलिए गलती नहीं करूंगा, जो यहाँ पे बना है वही मैं बनाऊंगा। ये दूरी कितनी हो जाती है, ये है लेटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलो, शानदार शानदार शानदार। ठीक, अब बेटा कोई रिश्ता ही नहीं निकलता, क्योंकि जब इसने लॉ एन वन साइन आई है तो आई हमें पता ही नहीं है क्या एंगल है। बट ये एंगल क्या करता है, जो आई है, जो ओ एन एम, ये जो ट्राइंगल है ओ एन एम, इसमें क्या है, ये जो आई है, ये जो आई है, ये जो आई है, ये इस ट्राइंगल के लिए क्या है, ये एक ट्राइंगल के लिए क्या है, इस ट्राइंगल के लिए नहीं, इस ट्राइंगल के लिए, अंदर वाले के लिए, सॉरी सॉरी, सी तक के लिए ट्राइंगल के लिए क्या है आपका, बहिष्कोण, आउटर एंगल जो भी बोलते हैं इसको, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स। मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल आएगा तो उसमें ये जो एंगल होता है, ये इन दोनों के सम, उसको छोड़ के अपोजिट में जो भी बचा उनके सम के बराबर होता है। लेकिन फिर भी दिक्कत आ जाती है, ये भी एंगल नहीं पता हमें। तो हम क्या करते हैं, टेन के साथ रिलेशन निकालते हैं, बिकॉज द रेज आर, वी स्टडीड द रेज ऑफ पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज बहुत ही कमजोर और बहुत ही जो एक्सिस होता है उसके पास पास वाली रेज होती हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। ठीक, बहुत शानदार। तो इसलिए हम टेन का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो टेन होता है देखो कैसा बनेगा, तो हम निकाल लेते हैं टेन एन ओ एम, एन एन, अरे ये रे बाबा, छी छी छी, चलो, ये है मेरे पास एन वो यम। तो टेन की बात करूं, टेन ओ एम, बेसिक सी बात है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस की बात कर लेते हैं, है ना। तो एम एन बाई ओ एम, फिर टेन एनसीएम निकाल लो, एन सी एम, ये भी बाहर का ये एनसीएम है, ये वाला एंगल भी निकाल लिया, एम एन बाई एम सी। फिर आप करो एनआईएम भी निकाल लो। आप बोलोगे सर एनआईएम की क्या जरूरत है, मैं बताऊंगा अभी एनआईएम। तो एनआईएम भी निकल गया, एम एन बाई एम आई। ठीक, ठीक। अब एक याद रखना, बहुत छोटा एंगल होने की वजह से एनओ एम को भी मैं एम एन बाई ओ एम लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत पैरा एक्सियल रेज रे बाबा, और पॉइंट ऑब्जेक्ट है वैसे भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन आई और टेन आई बराबर होते हैं, जो आई के बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आई के बराबर। बहुत छोटे एंगल के लिए टेन थीटा बराबर साइन का थीटा बराबर थीटा, यही होता है एक्चुअल सेंस। मैं एक चीज बोलता हूँ, रियल तो कुछ पढ़ते ही नहीं बेटा, बहुत मानना पड़ता है। रियल हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत भयंकर कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें, बहुत अदर थिंग्स जो वेरिएबल्स है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर, ये वाला एंगल ओ वाला, और ये तो चलो 90 डिग्री है ही, है ना। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला भाई, ये वाला। तो आई कितना हो जाएगा, इन दोनों के बराबर। इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए हमने बात की थी एम एन बाई ओ एम प्लस एम एन बाई एम सी, एम एन बाई एम सी माइनस, इसके लिए देखो, इसके लिए आर के लिए बात करो, आर जो है, ये आर जो है ये इंटीरियर एंगल है, इसके लिए हम बात करेंगे इसका सम इसके बराबर होने वाला है ना। तो इस टेन सी के लिए आर निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एम एन बाई एम सी माइनस एम एन बाई एम आई। ठीक, एन वन बाई ओ एम, इसमें एम एन सब निकाल दो, उड़ा दो, तो एन एम बाई ओ एम
N1 बाई एम आई, N2 माइनस N1 बाई एम सी। ठीक, मतलब इधर उधर लेके कॉमन ले लिया है बेटा और कुछ नहीं किया। लोग खोल के दिखा देते हैं। बोलोगे सर यार यहाँ से भी दिक्कत ही आ रही है जिंदगी में। दिक्कत तो बेटा खत्म ही नहीं होगी तुम्हारी, है ना। चलो, तो यहां से बात करेंगे हम किसकी। हम लिख देते हैं N1 बाई ओ एम। एम एन निकाल के कॉमन काट लेना, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। N1 बाई एम सी बराबर N2 बाई एम सी माइनस N2 बाई एम आई। तो एम सी बराबर में रख ले क्या, तो N1 बाई ओ एम प्लस माइनस का N2 बाई एम आई बराबर, इधर ले जाओ, N2 बाई एम सी माइनस N1 बाई एम सी। तो N2 माइनस N1 कॉमन हमारा, तो ओ एम वगैरह क्या होगा M1, और ये आपका एम सी कॉमन आ जाएगा, और एम सी क्या हो जाएगा, यही तो बात है, एम सी बराबर आपका हो जाएगा R। थोड़ा सा जगह छूटती है लेकिन हम मानते हैं बहुत छोटा मिरर है, तो ये जो बीच की जगह है ये कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, तभी हम उसको पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही मान लेते हैं। ठीक, तो आपका जो फॉर्मूला निकल जाएगा N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। चल दिक्कत नहीं लेनी इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा मतलब एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है। चलो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, कभी पूछा नहीं था क्या, इससे न्यूमेरिकल पूछा था, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी क्लास में भी कराया है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किसकी, कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। When the final image is formed at the least distance of distinct vision d is equals to 25 centimeter, derive the expression for the magnifying power। सर मैग्नीफाइंग पावर क्यों, मैंने बताया क्लास में, इन जो टेलीस्कोप वगैरह का काम है बेटा, इनका काम ही क्या है कि आपका इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाओ, ठीक है। तो आपका मैग्नीफाई करके दिखाओ, तो इसका मतलब हम मैग्निफिकेशन ही कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिखो, फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं आता आपके उसमें डायरेक्ट ऐसा, आधा ही पार्ट पूछेगा, कंस्ट्रक्शन ही पूछ लेगा, रे डायग्राम ही पूछ लेगा, या इक्वेशन ही पूछ लेगा, लेकिन फिर भी तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो पढ़ लो। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ अ स्मॉल नियर बाई ऑब्जेक्ट। स्मॉल नियर बाई ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इनलार्ज ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, इमेज। This enlarged image subtends a larger angle at eye. The object appear bigger than when it viewed directly। और क्या होता है, ये बड़ा एंगल बनाता है, जिसकी वजह से इमेज क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। ठीक, बेसिकली बहुत सारे लगा देते हैं बाद में तो, ठीक है। स्मॉल फोकल लेंथ इस प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट के पास होता है, और बाद में क्या होता है, लार्ज फोकल लेंथ प्लेस नियर द आई। आईपीस लेंस क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। विजुअल एंगल बनाना बहुत जरूरी है, ये डी का मतलब है 25 सेंटीमीटर पे। विजुअल एंगल का क्या मतलब है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके नेचुरल आई की क्या होती है 25 सेंटीमीटर पे रखी होती है, तब जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं, ठीक। ठीक, तो टेन अल्फा बराबर कितना हो जाता है, एच बाई 25 सेंटीमीटर या डी, जो भी है, ठीक। क्या होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव के सामने जब मैं क्या रखता हूँ, फोकस, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव के थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो एक रे मेरा यही निकला, एक रे मेरा यही निकला, तो यहाँ पे ये क्या करता है, रियल और एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इस इन्वर्टेड इमेज का जो काम होता है ऑब्जेक्टिव के सामने होता है, तो इसका क्या होता है, ये एक रे आई से निकल के जाता है, और एक रे से सीधे आके फोकस से निकल के जाता है, जो कभी नहीं मिलते, देखो नहीं मिले। तो इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड बनता है ए बी, तो ये बनता है हमारा फाइनल इमेज, ठीक। फिर हमको क्या करना पड़ता है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है बीटा, 10 बीटा बाई अल्फा। चलो अल्फा तो हमें पता है यहीं से, लेकिन यहाँ से हमें बीटा कैलकुलेट करना पड़ता है। बीटा क्या होता है, द बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई। इमेज ऑन द आई, इमेज कहाँ बना, ये, तो ए आई हमने यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे एक एंगल बनाया बीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, ये जो ये है परपेंडिकुलर, आई डैश बाई डी। या तो देखो यहाँ पे ये 10 बीटा जो यहाँ पे बन रहा है, ये भी तो बराबर ही है,
तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम ए डैश बी डैश, ये जो ए बी है, ठीक है, ये जो ए डैश बी डैश है, ये इसके भी बराबर लिख सकते हैं, ये ए डबल डैश है, तो इसको हम बराबर ए डैश बी डैश बाई ये जो छोटा सा यू ई है इसके बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ गए रे? समझ गए, ठीक। कराया क्लास में बहुत अच्छे से, अब तो पढ़ना ही है। रिवीजन सा है कि बीटा बाई अल्फा, टेन बीटा बाई अल्फा बराबर ही है बहुत छोटे एंगल्स के लिए, यही बात हम आगे कर रहे थे, एच बाई यू ई और एच बाई डी। तो एच बाई एच क्या होता है? मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव, और डी बाई यू ई क्या होता है? मैग्निफिकेशन बाई आईपीस। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। डी वैसे भी क्या है? वी बाई यू है, डी बाई यू ई जो है ना, कैसे आपने मैग्निफिकेशन लिख दिया? वी बाई यू है। इमेज की डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो मैग्निफिकेशन आपका निकल गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? एच डैश बाई एच, जो हम वी नॉट बाई यू नॉट भी लिखते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डी बाई यू ई इज इक्वल टू 1 + d बाई एफ ही भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? क्लास में कराया हुआ है आराम से, ठीक है। और उसके बाद m कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई यू नॉट, क्यों? क्योंकि हमने 1/e को क्या लिख दिया यहाँ पे? 1/u इक्वल क्या लिख दिया हमने बेटा? 1 + d/f ही लिख दिया, तो 1 v0/u0 इंटू 1 + d/f ही हो गया। ठीक, एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस f0, द ऑब्जेक्टिव देयरफॉर विल बी -f0। तो अगर बहुत ही पास रखी है फोकस के, तो हम u0 को f0 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप सोच रहे होगे सर पूरा सा डेरिवेशन, ठीक है, वही है जो डेरिवेशन हमने कराया, जो आपने पढ़ा है वही है, ठीक है, ओके। Also, the image A dash B dash is formed close to the eyelash whose focal length is short. Therefore, तो हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ शॉर्ट होने पे जो V नॉट होगा वो L के बराबर भी होगा। ठीक है, तो इसी वेज पे हम क्या बोल सकते हैं? V नॉट बाई यू नॉट, यू नॉट को आपने -f0 बोला और V नॉट को आपने L बोला, तो यहाँ पे आप V नॉट और यू नॉट को L बाई -f0 1 + d/f भी आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ओके। अब इस केस में जो इमेज की जो आपकी लंबाई होती है, इस केस में जो आपकी किसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई होती है V0 + UE। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेरिवेशन तो छोटा सा करा दिया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें हम, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे जो न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि ट्रेंड तो न्यूमेरिकल का ही है, डेरिवेशन का ट्रेंड तो खत्म सा हो गया है, ठीक है। और वैसे भी डेरिवेशन में आपसे क्या पूछेगा? या तो कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा, या तो आपसे पूरा का पूरा रे डायग्राम पूछ लेगा, दोनों साथ में पूछेगा, तो थ्योरी बिल्कुल नहीं पूछेगा। एक कंडीशन दे देगा जब इनफाइनाइट पे बनती है, कहीं पे भी बनती है, तो इस डेरिवेशन को बहुत जरूरी आपको करना है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आ गया ना? फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय इट नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या मैंने क्लास में भी बोला था कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। Hence obtain the expression for the total magnification and image is formed at the least distance of distinct vision, बोले तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, पहले इसको देखेंगे फिर अपना सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए बात किसी करें, किसी खगोल दूरदर्शी द्वारा सामान्य समायोजन में किसी दूरस्थ बिंब का प्रतिबिंब बनाना दर्शाने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए। इस प्रकार इसके कुल आवर्धन के लिए उस स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा क्या काम करता है कि बहुत डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कि आपका चंदा मामा, आपका जुपिटर मामा, इन चीजों को क्या दिखाता है? छोटा दिखाता है, इनको आपके पास लाके बड़ा दिखाता है। हम ये भी जानते हैं कि माइक्रोस्कोप का काम होता है किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, और इसका जो टेलीस्कोप का जो काम होता है किसी दूरस्थ ऑब्जेक्ट को आपके पास लेके आना। अलग अलग काम है, दोनों इनहेंस नहीं कर रहे, ठीक। तो जब इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इमेज में बनेगा तो हमारा 10 बीटा बाई 10 अल्फा बनेगा। आप बोलोगे सर इसका रे डायग्राम, कुछ नहीं होता है, बड़ा लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव इसके आगे इनफाइनाइट पे, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से एक इमेज आई और यहाँ से एक इमेज आई, यहाँ से तो देखो ऐसी ही निकलती है पैरेलली,
और ये यहाँ जाके कटी तो आपका एक इन्वर्टेड इमेज बनता है। फिर यहाँ पे एक आईपीस होता है जो छोटा होता है। ये क्या होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो एक इमेज आपकी यहाँ पे बनती है, लेटर से यहाँ जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट पे जाएगा और ये सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा। इसको हम पीछे लाके यहाँ पे मिला देते, तो यहाँ पे हमारा फाइनल इन्वर्टेड इमेज बनता है, जिसकी वजह से हमारा मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव में दिखाना पड़ता है। एक्चुअली में मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होता, बट उसकी पोजीशन इन्वर्टेड होती है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव दिखाना पड़ता है। वास्तव में जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें नेगेटिव नहीं होता, उसमें एक और लेंस लगा के उसको सीधा करके देख लिया जाता है। ठीक, बात वही है। एम टेन बीटा बाई टेन अल्फा की बात कर लेते हैं। टेन बीटा क्या हो जाएगा, जो इमेज बनाएगा, तो इमेज देख लो बेटा कहाँ पे है। इमेज के लिए हमारे पास ये बनेगा ए डैश बी डबल डैश ए डबल डैश, और ये यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक विजुअल एंगल बनेगा बीटा। ये डिस्टेंस आपकी देख लो, डी ले लो, या ये जो डिस्टेंस आपके पास है, जो इमेज की बात कर रहा हूं मैं, जो एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा कितना हो जाएगा, ओ से लेके ई की बात करेंगे। किसकी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे से है ना, यहाँ पे से, या तो ये डी ले लो, या यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश पी डैश बाई बी ई, नीचे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बी से ई तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी डैश ई डैश। टेन अल्फा की बात करो, इमेज जो बनाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो बनाता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे वाले एंगल की बात करते हैं, और क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। ठीक, इसकी बात कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, इसकी बात, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास ए डैश बी डैश बाई ओ बी ही रहेगी, कितनी रहेगी, ए डैश बी डैश बाई ओ बी ही रहेगी। तो ओ बी बाई बी डैश बचेगा, ओ बी डैश आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, बी ई बराबर आपके पास ये है माइनस यू ई। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एफ नॉट बाई यू ई आ जाएगा। ठीक, तो फॉर ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं, फॉर आईपीस हम लिख सकते हैं, v को हम माइनस डी भी लिख सकते हैं जैसा दिखा रखा है, u को हम माइनस यू भी लिख सकते हैं, और f को एफ ई भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं सिंपली, तो 1/ue मेरे पास हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एफ नॉट प्लस यूई, एफ नॉट प्लस यूई। ठीक, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन, अब बायो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक बायो कॉन्वेक्स लेंस है जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। सेम क्वेश्चन आ गया, बायो कॉन्वेक्स लेंस है जो 20 सेंटीमीटर की लंबाई का है, और उसको जिसकी फोकस 20 सेंटीमीटर लंबी है, उसको क्या किया जा रहा है, पानी में डुबाया जा रहा है। ठीक है, क्या किया, उसको आपने पकड़ के पानी में डुबो दिया। ठीक है, चलिए, फाइंड द चेंज इन द चेंज, फाइंड द चेंज इफ एनी इन द नेचर, नेचर में और फोकल लेंथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू 3/2। ठीक, हिंदी में बात करें कि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उभय उत्तल लेंस 4/3 अपवर्तनांक के जल में डूबा हुआ है। यदि उत्तल लेंस के पदार्थ का पूर्णांक 3/2 है, तो लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी में परिवर्तन यदि कोई होता है तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन ये है मैप क्या, और या तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम करा देते हैं आपको। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो बेचारा जो भी था हवे में था, इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/, इनका तो बेचारा का काम कुछ नहीं होता, ये तो कट ही जाते हैं क्योंकि दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दो इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों बनेगा ही। अब जब वो एयर में था तो उसका फोकल लेंथ, थोड़ा सा मेरे को देखने दो बेटा, क्या बोलते हैं उससे, इसका जो डेटा है, इसका जो डेटा है वो देखने दीजिए। ठीक है, डेटा रहने दो अभी, ठीक, डेटा मत रहने दो अभी, डेटा नहीं लिखेंगे अभी, मैं डायरेक्ट ही कहते हैं इसको। जब इसको वाटर में डाला जाता है तो हमसे फोकल लेंथ पूछी जाती है, तो कितना हो जाएगा एन वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, उस जब एक ग्लास में था, एयर में था, तो ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी थी, ग्लास की थी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी आ जाएगी, ग्लास की आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वाटर में जब डालेंगे तो ग्लास की देखेंगे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, तो 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों को डिवाइड आप जैसे ही करोगे
तुड़ू थुड़ू, ये और ये आपका उड़ जाएगा, तो आप लिख सकते हो एफ डब्ल्यू बाई एफ ए को भी मैं इधर ही ले जाऊंगा, एफ ए आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तभी डेटा नहीं देखते, देख रहा था मैं। ये कितना हो जाएगा, एन जी माइनस वन, एन जी माइनस वन, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास एन जी माइनस। ठीक, जैसे भी हुआ जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एन जी माइनस वन, तो एन जी कितना था, जो 3/2 फॉर द ग्लास माइनस वन इनटू आपका, इसकी बात करूंगा एन डब्ल्यू कितना था, एन डब्ल्यू कितना था, यही तो दिक्कत है बेटा, पीछे कौन जाएगा। एन डब्ल्यू आपके पास होगा whose refractive index is 4/3, अब बायोकॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स द मटेरियल ऑफ कॉन्वेक्स। ठीक है, तो वाटर का कितना है भाई, इमर्स इन वाटर, वाटर का है 4/3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4/3 डिवाइडेड बाई ग्लास का कितना है 3/2 माइनस 4/3 इंटू 20। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहीं पे क्वेश्चन बच्चों खत्म कर दिया होगा कितने बच्चों, दिक्कत यहीं पे है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर दिया होगा, यहीं पे खत्म कर दिया होगा क्वेश्चन, यहीं पे खत्म कर दिया होगा। मैं आपको एक चीज दिखाऊं वास्तविकता में, क्वेश्चन में पता है क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था जल में डूबा हुआ तो उत्तल लेंस के पदार्थ लेंस की प्रकृति या फोकस दूरी में परिवर्तन पूछा है, चेंज पूछा है, पूछा नहीं है वैल्यू, पूछा आपसे चेंज है। पहले कितना था 20 था, तो चेंज इन फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। समझे, ये है कहानी। ओके ओके, और कुछ फाइंड द चेंज इफ एनी इन द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द, नेचर में तो क्या ही चेंज होगा, फोकल लेंथ में चेंज हो जाएगा, नेचर कॉनकेव का तो कॉन्वेक्स होगा नहीं। चलिए, ये पढ़ा है आपके पास, जाओ देखो। हाँ, ये सॉरी सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसमें जो वैल्यू आई है 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव का क्या है, द नेचर ऑफ द लेंस इज कन्वर्जिंग बिकॉज एफ डब्ल्यू इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने की वजह से हमारे पास कन्वर्जिंग इसका नेचर है। चलो, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, प्रिज्म की, बहुत फेवरेट क्वेश्चन आपका, चलो देख लेते हैं। प्रिज्म का कब पूछा था, 2023 में पूछा था। क्वेश्चन बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म of angle A and obtain the relation between NA and the angle of minimum deviation delta M। बहुत अच्छे से कराते हैं अभी आपको। An equiconvex lens of radius of curvature R is made up of a glass of refractive index and cut in a two identical plano-convex lens। Find the focal length of the plano-convex lenses। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, केस बेस्ड में कराया था। ठीक है, तो हिंदी में बोला है प्रिज्म कोण ए के किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाने के लिए किनारे खींचिए तथा एन ए और न्यूनतम विचलन कोण लैम्डा एन के बीच संबंध प्राप्त कीजिए। वक्रता त्रिज्या आर और अपवर्तनांक एन के कांच से बनी किसी समतुला उत्तल लेंस को दो सर्वसम समतुलोत्तल लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, पहले प्रिज्म की बात करेंगे। आपके पास सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पेज में प्यार से समझा दूंगा। बेसिकली अपने पास प्रिज्म की जो कहानी होती है वो क्या होती है। प्रिज्म का कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, लेट अस से एन। यहाँ पे से सबसे पहले आप नॉर्मल बना लिया करो, इसमें नॉर्मल कैसा होता है ऐसा, ठीक, नॉर्मल बना लिया करो, क्योंकि नॉर्मल बाद में बनाता नहीं है बच्चा, भूल जाता है। मैं ट्रिक ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां से कोई रे ऑफ लाइट जाएगी बहुत प्यार से, अब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, बेचारी सीधे जानी थी, अब ये सीधे नहीं गई और ये ऐसा, यहां से बाद ये, अब ये जब ये फिर एन मीडियम से बाहर आएगी तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक, अब इस लाइन को थोड़ा सा क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे को खींच दिया करो। क्या किया करो, इस लाइन को जो आप क्या करना, पीछे को खींच देना। इस लाइन को क्या करना, पीछे को खींच देना। ठीक, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने, अभी पता चल जाएगा।
अरे यार, ए भाई जादुई रबड़। तो क्या करूं बेटा, डॉट डॉट, चलो ये डॉट डॉट है, ठीक है, अभी समझे, समझ में आएगा मैंने क्यों खींचा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटर से आई, एंगल जो बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ठीक, एंगल ऑफ इमरजेंस उसको बोलते हैं हम ई। चलो ठीक, जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है इसको लेटर से R1, इसको बोल देते हैं R2। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम बोल देते हैं ए। ठीक, अब देखो यहां से कहानी क्या बनती है। यहाँ से कहानी बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से बात करना मैं इससे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास इसको करने के। ठीक, तो अगर मैं इसको कोई भी मान लेता हूँ, इसको क्या माना होगा, वही मान लेते हैं ना। इसको हमने माना है Q&R। क्या माना है बेटा, Q&R, Q&R। अब अगर आपको एक चीज बोलूं मैं, जो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस Q&R कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, बनाएगा। तो इसके हिसाब से आपके पास, क्योंकि नीचे वाला ट्राइंगल है, एंगल Q&R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब ये पूरा का पूरा देखो, AQNR, ये पूरा का पूरा क्या बना गया, ये पूरा का पूरा क्या बना गया, एक टाइप से आपके लिए क्या बना गया, समलम टाइप का बना गया है ना, इक्विलेटरल टाइप का बना गया। तो इस हिसाब से एंगल ए प्लस Q&R कितना हो जाएगा, तो एंगल Q&R प्लस एंगल ए बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से देखो, इसको इसको छोड़ दो, तो ए बराबर में सिंपल ही लिख सकता हूँ R1 प्लस R। चलो, इसकी कहानी तो आपकी बन गई। अब देखो क्या है कहानी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो ये कितना हो जाएगा, I-R1। ये है ना, ये पूरा का पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपके पास आई है, और ये भी पूरा आई होगा, इसके बीच में कहीं आर भी निकला हुआ है, तो आई ऊपर वाला I-R1 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम देखेंगे, ठीक है। तो I-R1 ऊपर वाला हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ये देखो I-R1 प्लस E-R2 कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस I-R2 R1 प्लस E-R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। बताओ, बताओ कुछ रह गया जिंदगी में, कुछ रह गया जिंदगी में, बताओ, है ना, कुछ रह गया जिंदगी में, मेरे को एक चीज बताओ। ठीक, ओके। तो अब इसकी तो बेसिकली हमें जरूरत नहीं है, देखो तरीका यही था, एक और तरीका था, लेकिन अब हमारी जो बात है, कहानी जो मैंने बोला था, एक कहानी, इसको पीछे बढ़ाओ। इसको पीछे क्यों बढ़ाओ, देखो इसको एक्चुअली में जाना था, ऐसे चले गया, ऐसे यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोलते हैं, अभी डेल्टा बोलो, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस अलग होता है, अभी हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बहिष्कोण या आउटर एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है इनसाइड एंगल, यानी ये बराबर हो जाएगा I-R1, ट्राइंगल से देखना, प्लस E-R2। तो दोनों को अगर मैं सम करूंगा, तो मैं लिखूंगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये भी मेरे को पता चल गया, R1 प्लस R2 मेरे पास कितना हो गया, देखो एक फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है, ए हो गया। जब मिनिमम डेविएशन का फॉर द केस ऑफ डेल, इसकी बात करता हूँ, मिनिमम एंगल, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका जो आई होता है वो ई के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लिखते हैं ये इक्वल टू 2I-A, और यहां से मैं आई जो लिखूंगा, तो आई लिखूंगा प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और आर मेरा आई बराबर ई बराबर होता है मेरे, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर ई हो जाता है, जिसको मैं 2E लिख देता हूँ, और R1 बराबर R2 हो जाता है, ठीक है। तो ए बराबर हमारे पास था R1 प्लस R2 यानी 2R, और आर बराबर मेरे पास हो जाता है A/2। यहीं से अगर मैं स्नेल लॉ लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा n बराबर क्या, साइन आई साइन आर, जो भी है आपकी कहानी, N1 इंटू साइन आर, N2 इंटू साइन आर। तो n बराबर मेरे पास जो हो जाता है, ये होता है साइन आई बाई साइन आर, जिसको मैं लिखूंगा साइन आई कितना हो जाएगा, साइन इंटू
प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ठीक हो गया, कहानी हो गई, बढ़िया हो गई, चंगी। चलो ये तो निकल गया, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी निकल गया। खत्म करते हैं अब लेक्चर को, टेंशन ना लो, ठीक है। सेकंड वाला क्या केस था आपके पास, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था आपके पास क्या कह रहा था कि इक्विकॉन्वेक्स लेंस of radius of curvature r अब made up of a glass of refractive index, पहले इसका क्या था, radius of curvature r made up of refractive index of n cut into two identical plano convex lens। अब इसको क्या कर दिया, ऐसे करके दो identical plano convex lens ठीक में काट दिया गया। फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ दी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज, उनकी जो फोकल लेंथ है उसको निकालो। देखो बेसिकली सिंपल है, जो पहला वाला है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एफ ही रहेगा, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, आपके पास है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, होता है, सिंपल सी बात। ये सिंपल केस में इसकी फोकस है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, f1 की बात करूं तो n1-1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही रहेगा, लेकिन ठीक है, अभी जो केस दे रखा है आपके पास, उसने बोला है R1 इज इक्वल टू R2 है, जो हमारे पास जो गिवन केस है, तो उस केस में 2/r हो गया, ठीक है। ओके, एक नेगेटिव लेते हैं, बेसिकली क्या हो जाता है 1/r माइनस 1/-r लेंगे, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव किया जाता है, ठीक है। चलो ओके, तो ये हो जाएगा 2/r। ओके, लेकिन जब f2 जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो जो दूसरा r है ये हो जाएगा इनफाइनाइट। किस केस में, जब वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट, तो वो बचेगा ही नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा f1 के, ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा उसका, डबल हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एक शायरी और शेरों के साथ आपके साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। मिलते हैं, लगा लगा, ठीक है, चलिए।